to the UPSC Prelims Geography 80-20 series. Let's solve last 30-year PYQs. This is our episode 5, Rocks and Weathering. Rocks and Weathering आज हम डिस्कस करेंगे. बहुत ही काफी छोटा सा एपिसोड रहने वाला है, बट एक चीज मैं इस एपिसोड में आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये एपिसोड के अंदर जो पीवाईक्यूज है और ये जो टॉपिक्स है रॉक्स एंड वेदरिंग, यूपीएससी यहां से मतलब अब क्वेश्चन पूछने लगा है 2024 के बाद से बहुत ज्यादा. पहले 2001-2 में पूछे पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसके बाद काफी सालों तक यूपीएससी साइलेंट रहा है इस टॉपिक पे, बट अब फिर से ये जो टॉपिक है ये इमर्जिंग हो रहा है, तो आप इसे प्लीज तैयार करके जाइएगा. मोस्टली अगर आप मेरे साथ ये पीवाईक्यूज करेंगे, इसमें जो मैं कंटेंट बताऊंगा अगर आप उसको ही तैयार करते हैं तो आपके फ्यूचर के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. सो विदाउट टेकिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, इसको रिजर्व में रखते हैं. The formation of sedimentary rock involves the weathering of the pre-existing rocks. Yes, this is the meaning of the sedimentary rock. सेडिमेंट्स बनेंगे. सेडिमेंट्स कैसे बनेंगे? जब आप प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की वेदरिंग हो जाएगी, मतलब उसमें डेन्यूडेशन हो जाएगा, उसमें इरोजन हो जाएगा, तो फिर आप जो है वो आपके सेडिमेंट्स बनेंगे. और सेडिमेंट्स के बाद आपका धीरे धीरे जो प्रोसेस है, मतलब कॉम्पैक्ट्स का और लिथिफिकेशन का प्रोसेस, उससे आपकी सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी. तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स. ठीक है, क्या ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉसिल्स कंटेन करती है? तो ये सवाल यहाँ पे है, इसको भी रिजर्व में रखते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर्स इन द लेयर. ठीक है, ये भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो सबको पता होता है कि सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली अकर इन द लेयर. लेयर्स मतलब इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन. यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको वेल स्ट्रेटिफाइड होती है, इसके अंदर लेयर्स होती है, ये भी इसका एक करेक्टरिस्टिक होता है. अब दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिन पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स. यस, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स फॉसिल्स. बट यहाँ पे वो कंफ्यूज किससे कर रहा है? उसने ऐसा क्यों पूछा आपसे कि सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल्स? बिकॉज इग्नियस जो रॉक है आपकी, वो उसके अंदर फॉसिल्स नहीं होते. बिकॉज जो आपका हीट है इतना ज्यादा होता है, और लावा जो है, मैग्मा जो है, उसकी हीट के कारण उसमें फॉसिल्स नहीं रहते. इसीलिए आपकी जो इग्नियस रॉक है वो इट इज अ डिवॉइड ऑफ द फॉसिल्स. दैट्स व्हाई द यूपीएससी वांट्स टू कंफ्यूज यू कि क्या सेडिमेंट्री रॉक के अंदर फॉसिल होता है कि नहीं होता. तो यस, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर फॉसिल्स होते हैं, बट इग्नियस रॉक में नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे इस रिस्पेक्ट में सही है. सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम. मतलब कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम का रोल होता है इन ऑर्डर टू फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक. दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज योर वाटर इज अ एजेंट, your rivers are agent, they act as an agent, and when they act as an agent, the process of the weathering and the erosion starts to happen, and then आपका sedimentary rock form होता है. So answer is the option D. 1, 2, 3 and 4 all the statements are correct. और ये 2001 का जो क्वेश्चन है ये हमें फ्यूचर के लिए एनलाइटन करता है कि हमें ऑल दी फोर फीचर्स, ऑल दी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सेडिमेंट्री रॉक यहां से क्लियर हो जाते हैं बाय दिस 2001 क्वेश्चन. सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, ये याद रखना है. उसके बाद आपको याद रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक वेदरिंग, प्री एग्जिस्टिंग रॉक वेदरिंग है, और कंटेन फॉसिल्स याद रखना, बट इग्नियस रॉक के अंदर फॉसिल्स नहीं होते. और ये लेयर्स में मतलब यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्ट्रेटास के अंदर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स आपको फॉर्म होती है. ये चारों स्टेटमेंट आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक. अब इसको ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं उसको ही आपको रीड कर देता हूं. द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटियम, व्हिच मींस सेटलिंग. रॉक, igneous, sedimentary, metamorphic of the earth surface are exposed to the denudational agents and broken up into the various sizes of the fragments. ठीक है, ये याद रखना है. Such fragments are transported by the different exogenous agencies, these deposited through the compactation turn into the rocks. This process is called lithification. In many sedimentary rocks, the layers of the deposit retain their characteristic even after the lithification. Hence, we see the number of the layers of varying thickness of the sedimentary rock like sandstone and shale. ठीक है, यहां तक तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. थोड़ा सा यहां से चीजों को समझिए कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपका फ्यूचर क्वेश्चन हो सकता है.
पहले तो आपको ये सब नेम याद होने चाहिए कि सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स क्या है। सब द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड along with the characteristic is that you have to remember the names of the sedimentary rocks like a sandstone, your limestone, a shale, lices, ठीक है, geystrins, आपका ये chalk, limestone, coal, chert, halite, potash, these all are the example of the sedimentary rock। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ सकता है कि इनमें से बताओ कि कौन कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। दूसरी बात, अब इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको ये डिफरेंस क्लियर करता हूं बहुत इजी लैंग्वेज में, जिसमें आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है पहले उसको समझिए। सबसे पहला प्रोसेस क्या है उसको समझिए। सबसे पहले आपके सेडिमेंट्री रॉक से मतलब आपकी वेदरिंग होगी, ठीक है, वेदरिंग होगी, ठीक है, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, ठीक है। जैसे ही आपकी वेदरिंग होगी तो आपको सेडिमेंट्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? सेडिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब सेडिमेंट्स मिलने के बाद क्या होगा? सेडिमेंट्स मिलने के बाद ये कॉम्पैक्ट होंगे, ठीक है, कॉम्पैक्ट होंगे। कॉम्पैक्ट के बाद ये आपस में जुड़ेंगे, इसको बोलते हैं सीमेंटेड, ठीक है, सीमेंटेड होगा। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस हुआ है इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन। ये आपको याद रखना है, ये टर्म यूपीएससी पूछ सकता है, व्हाट इज लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच जो रॉक्स है आपके सेडिमेंट्स है वो कॉम्पैक्ट होते हैं, सीमेंटेड होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन। या फिर पूछ सकता है लिथिफिकेशन प्रोसेस इज कनेक्टेड और इज विद रिस्पेक्ट टू किस रॉक से इसका कनेक्शन है, वो है आपका सेडिमेंट्री रॉक। ये आपको पहला प्रोसेस याद रखना है लिथिफिकेशन का। सेकंड, फॉर्मेशन के अंदर इसको थोड़ा डीपली हम समझते हैं, यहाँ पे बड़े ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं। देखिए सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन, ठीक है, थ्री टाइप्स में हो सकता है, थ्री टाइप्स में हो सकता है। यहाँ पे तीनों टाइप्स दिए हुए हैं, मैं आपको तीनों टाइप्स बताता हूँ। पहला है मैकेनिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकल फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, मैकेनिकल, थोड़ी सी ना स्पेलिंग जल्दबाजी में ना, मैकेनिकल फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, मैकेनिकल फॉर्मेशन हो सकता है, आपको ये बात याद रखनी है। अब मैकेनिकल का मतलब क्या है, ठीक है, फिर भी गलत है। मैकेनिकल फॉर्मेशन में आपको ये याद रखना है फिजिकली फॉर्म्ड होती है, फिजिकली फॉर्म्ड। अब देखिए मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ। देखिए ये चार टाइप की रॉक्स है, थोड़ा सुंदर बना देते हैं यार, ताकि आप मेंस में भी यूज कर सको कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। ये फोर रॉक्स, फोर टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है। मैं प्रोसेस बताता हूँ मैकेनिकल फॉर्मेशन का। देखिए जब बहुत ज्यादा लूज पार्टिकल हो, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल हो, फिर उसके बाद काफी फाइन पार्टिकल हो जाए एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है, उसके बाद और ज्यादा फाइन हो जाए, और ज्यादा फाइन हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा फाइन हो जाए, और ज्यादा फाइन हो जाए, फाइन 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 फाइन, और उससे भी फाइन, एकदम फाइन पार्टिकल, ठीक है, जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है आपस में, बहुत कम जगह है, ठीक है, एकदम एकदम फाइन। आप इसको एकदम अल्टीमेट फाइन समझिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस को समझिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, यहाँ से मैं आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। अब देखिए पार्टिकल्स इस तरीके से हैं, लूजन है, तो यहाँ से पानी, वाटर जो है वो पास हो सकता है इजीली, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर गैप काफी ज्यादा है, स्पेस काफी ज्यादा है, तो इजीली इसको बोलते हैं परमिएबल रॉक, ठीक है, परमिएबल, ठीक है, परमिएबल, मीएबल रॉक, परमिएबल रॉक, ठीक है। अब जैसे जैसे परमिएबिलिटी यहाँ पे जाएंगे तो कम होती जाएगी, ठीक है, यहाँ से परमिएबिलिटी जो है वो माइनस होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये बात याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इनके नेम देता हूं, इनमें नेम क्या है। दिस रॉक जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा स्पेस जो है, उसको आप बोलते हैं सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन अगर और ज्यादा बारीक हो जाए, उसमें फाइन पार्टिकल्स हो जाए, तो आपका बनता है क्ले। क्या बनता है? क्ले। क्ले और ज्यादा फाइन हो जाता है तो उसको बोलते हैं शेल, जिससे आपकी शेल गैस होती है। शेल गैस कैसे निकलती है? सेडिमेंट्री रॉक से निकलती है शेल गैस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा गोदावरी रीजन से शेल गैस निकलती है, सेडिमेंट्री रॉक है। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल, कुछ करके होता है, जिससे फ्रैक्शनल, जब आप उसको करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिसइंटीग्रेशन करते हैं रॉक्स का, तो उससे आप शेल गैस को डिराइव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शेल गैस में डेड पार्टिकल्स होते हैं, डेड पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर कार्बन ट्रैप्ड होता है, कार्बन आपका ट्रैप्ड होता है, कार्बन ट्रैप्ड होता है, जिससे आपको शेल गैस मिलती है। और एकदम फाइन, आप
फाइन अगर आपकी सेडिमेंट्री रॉक है उसे आप लॉइसिस बोलते हैं, ठीक है, लॉइसिस बोलते हैं। इसको हिंदी में आप बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो चेहरे पे लगाते हैं, ठीक है, इसके अंदर लाइम होता है, लाइम होता है तो वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इसलिए लॉइसिस को, मुल्तानी मिट्टी को आप चेहरे पे लगाते हैं। तो ये सब चारों ही एग्जाम्पल है मैकेनिकल फॉर्मेशन। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि ये डिसइंटीग्रेशन मतलब फिजिकली डिसइंटीग्रेट हो रही है। अब जैसे मान लो इसके टुकड़े टुकड़े हुए तो सैंडस्टोन बना, और ज्यादा टुकड़े हो गए तो क्ले बन गया, उससे ज्यादा और टुकड़े हो गए तो शेल बन गया, और ज्यादा टुकड़े हो गए तो लॉइसिस बन गया। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल फॉर्मेशन। मैकेनिकल फॉर्मेशन से आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनी है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, आपका केमिकल फॉर्मेशन। मतलब सेडिमेंट्री रॉक केमिकल से ही बन सकती है, मतलब आपका डीकंपोजिशन से भी बन सकता है, वाटर का यूज हो गया, आपके वीक एसिड्स का यूज हो गया, तो भी आपकी कहीं ना कहीं जो है सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है। ठीक है, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। केमिकली फॉर्म्ड के अंदर काफी ज्यादा जैसे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कार्बोनेशन आप यूज कर सकते हो, डीकंपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे लाइमस्टोन भी इसका एग्जांपल है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन तीनों में ही आता है। लाइमस्टोन एक ऐसा है जो एक ऐसी सेडिमेंट्री रॉक है जो आपकी मैकेनिकली फॉर्म भी होती है, जो आपके केमिकली फॉर्म भी होती है, और आपकी ऑर्गेनिकली फॉर्म भी होती है। तो लाइमस्टोन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जिप्सम, जिप्सम, ठीक है, जिससे आपकी सीमेंट बनती है, जिप्सम। जिप्सम इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल फॉर्मेशन। ठीक है, आप ये याद रखना, क्योंकि इसमें जो कार्बोनेशन प्रोसेस है उसके कारण जो आपकी कैल्शियम रिच जो रॉक्स होती है, वो एक तरीके से इसका जो डिकम्पोजिशन होता है जिससे आपका जिप्सम बनता है। वैसे ही तीसरा है ऑर्गेनिकली फॉर्म। जब ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती है उसमें क्या है, उसमें फिर आपका एग्जांपल लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, जैसे लाइमस्टोन तो मैंने आपको कहा तीनों है। तो लाइमस्टोन के अंदर डेड रिमेन्स, ठीक है, डेड रिमेन्स होते हैं, और फिर आपका जो है इसी से कोरल बनता है, अगर आपको याद हो कोरल्स। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका रॉक्स होती है उस टाइप का। चौक होता है, चौक इज ऑल्सो आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड माना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक अलग अलग तरीके से फॉर्म्ड हो सकती है, आपको ये याद रखना है। ये यहीं पे समझाया हुआ है, बस आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड के अंदर कोल, कोल जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोल का। देखिए यहां से मैं आपको दो चीजें सिखाना चाहता हूँ। एक तो कोल, अगर आपके डेड रिमेन्स, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर अगर आपके डेड रिमेन्स अगर उसके अंदर पूरे जो है कंज्यूम्ड हुए हैं, तो आपका कोल बनेगा। ठीक है, ये याद रखना, कोल बनेगा। बट यहीं पे अगर फ्रेश वाटर की जगह सलाइन वाटर है, आपके डेड रिमेन अगर सलाइन वाटर में अगर कंज्यूम होते हैं, उसके अंदर रहते हैं, बरीड होते हैं आपके सलाइन वाटर में, तो आपका बनता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है फॉर द फ्यूचर। सो कोल इज ऑल्सो ऑर्गेनिकली फॉर्म, क्योंकि डेड रिमेन से बना है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें ना काफी ओवरलैपिंग होती है, कुछ चीजें जो मैकेनिकल है वो आपकी ऑर्गेनिकली भी बनती है, कुछ आपकी केमिकली बनती है, मतलब इसमें काफी ज्यादा प्रोसेस है। तो मुझे नहीं लगता, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, कि यूपीएससी इतना डेप्थ में जाएगा कि आपसे मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली फॉर्मेशन पूछे। हाँ, मेंस में पूछ सकता है, तो आपके पास एग्जांपल होनी चाहिए और डेफिनेशन होनी चाहिए बस। ठीक है, बट वैसे मुझे नहीं लगता कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। आई होप आपको अब फ्यूचर में कभी सेडिमेंट्री रॉक से क्वेश्चन आएगा तो क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ पे जो 4 डायग्राम्स बनाए थे, ठीक है, अब उसी से यूपीएससी आगे क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है 2025 का, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन अगर आपके लिए नए हैं तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये होता है कि जो ऑप्शंस है वो इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि स्टेटमेंट 1 हमेशा करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 हमेशा करेक्ट होगा एज पर दी ऑप्शन। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है फॉर द फ्यूचर कि स्टेटमेंट 1 कभी रॉन्ग नहीं होगा फॉर द 3 स्टेटमेंट। बट इसके लिए हमेशा जब भी आप एग्जाम में हो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, कहीं स्टेटमेंट ही चेंज ना कर दिए हो, ऑप्शन ही चेंज ना कर दिए गए हों। बट अभी तक जो यूपीएससी ने 2025 में 3 स्टेटमेंट पूछा है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी सही है, इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, वो आपको गाइडिंग लाइट बनेगा फॉर दी नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वाटर ऑन द रॉक्स, रॉक के ऊपर वाटर का इफेक्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था। Chalk is known as a very permeable rock, very permeable rock, whereas clay is known as a quite an impermeable or least permeable rock. ठीक है, आपको पहले ही स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि क्ले जो है वो क्वाइट एन इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल का मतलब होता है जिससे पानी पास ना हो जाए, मतलब पार्टिकल्स काफी ज्यादा स्पेस जो है उसमें कम है।
लीस्ट परमिएबल है, मैंने आपको जो अभी दिखाया था। क्ले इज अ क्वाइट इम्परमिएबल, वेयर एज योर चॉक इज अ वेरी परमिएबल रॉक। ठीक है, ये आपको पहले से ही ये स्टेटमेंट 1 में बता दिया गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि चॉक, ठीक है, चॉक इज अ पोरस हेंस कैन अब्सॉर्ब वाटर। ठीक है, मतलब चॉक जो है वो बहुत ज्यादा पोरस है। पोरस का मतलब होता है वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द रॉक। देखो, देयर इज अ टू डिफरेंट वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज द परमिएबिलिटी, द सेकंड वन इज द पोरोसिटी। सो परमिएबिलिटी मींस द वाटर कैन पासेस थ्रू द particles. If the water can passes through the particles, then it is known as the rock is a permeable. If it is not, if it not passes through the your rock, then it is impermeable. ठीक है, whereas the porosity means the water holding capacity of the rock. So here the chalk is a porous, hence can absorb water. ठीक है, let's see, हमें नहीं पता ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। क्ले, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, मतलब क्ले बिल्कुल भी पोरस नहीं है, मतलब उसके अंदर पानी रह ही नहीं सकता, क्ले पे पानी टिक ही नहीं सकता। मुझे ये बताइए, क्ले को हम यूज कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, आप समझिए बात को, क्ले को हम डेली, हमारे जो पोर्ट है वो क्ले से बने होते हैं और उसके अंदर पोर्स होते हैं और उसमें से पानी निकलता भी नहीं है बाहर। ठीक है, और उसके अंदर मतलब पानी एब्सॉर्ब करके रखता है आपका मटका। So clay is not at all porous is the extreme statement as well as factually incorrect statement. So statement 3 is wrong. Statement 3 is wrong. Statement 3 is wrong. If your statement 3 is wrong, so which option suits your answer? आपका आंसर कौन सा सूट कर रहा है यहाँ पे? देखिए, जिसके अंदर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है बट थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? मैं एक बार रीड करता हूँ स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ये तो गलत है, दोनों तो सही नहीं है, तो हटा दो। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है, नहीं करेक्ट, ठीक है, वो भी सेम है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ठीक है, नीदर स्टेटमेंट 2 और नॉट द स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन ये आ जाते हैं कि क्या दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो चॉक इज अ पोरस एंड हेंस कैन ऑब्जॉर्ब वाटर। यस, चॉक, अगर आपने चॉक यूज किया होगा बचपन में, तो पोरस तो है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है, बेसिक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, थर्ड गलत है। सो आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, दैट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। आई होप you are very much clear about this, the both the words, the porosity and the permeability। फिर से फ्यूचर में यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, तो प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। पोरोसिटी का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परमिएबिलिटी मतलब पानी क्या वहां से पासेस थ्रू हो जाता है, निकल जाता है क्या, इजीली फ्लो हो सकता है क्या, उसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेदरिंग पे है। पहले अभी हमने रॉक्स पे क्वेश्चन देखे थे, अब हम वेदरिंग के एक दो क्वेश्चन देखते हैं। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। तो थ्री स्टेटमेंट है, इसका मतलब यहां से ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, ये सही है। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन, और वन ऑफ द रीजन जब भी ये वन ऑफ द वर्ड आए तो ये जनरली करेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब भी इस तरीके के वर्ड आ जाए एक्सट्रीम, नॉट एट ऑल, तो वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या सीखना है, वन ऑफ द वर्ड अगर आ जाए तो जनरली वो स्टेटमेंट सही होते हैं, और वैसे भी तीसरी स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता है। नेक्स्ट टू में हमें देखना है कि क्या दोनों सही है और क्या दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या एक एक्सप्लेन कर रहा है, वो देखना है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट है, CO2 होती है, जब CO2 एटमॉस्फेयर में होती है तो भैया रेन वाटर में भी हो सकती है, तो बिल्कुल सही है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो भैया रेन वाटर भी कहां से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है, तो जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है तो रेन वाटर में भी ऑक्सीजन होगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और रेन वाटर में नहीं है, मतलब दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अब क्या दोनों ही इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब हमें ये देखना है क्या दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों। अब देखिए, यहां पे आपको केमिकल वेदरिंग को सोचना है। रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो दोनों वेदरिंग में हेल्प करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं रीजन होगा फॉर द वेदरिंग ऑफ द रॉक, मतलब रॉक को डेन्यूडेशन में हेल्प करेंगे, मतलब वेदरिंग करेंगे, उसको तोड़ेंगे, सीधी सी बात है। सो हियर द both statement 2 and 3 are the correct and both of them explain statement 1। option A is the करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट, कोई डिफिकल्ट नहीं है सबसे, क्योंकि इस टाइम यूपीएससी ने थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया था 2024 में, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज इजी, बट 2025 में थोड़ा सा लेवल अप किया, 2026 में आपके और ज्यादा लेवल अप होने वाला है, हो सकता है, और काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है
और आपको जो है वो लैंग्वेज पता होनी चाहिए, किस टाइप की लैंग्वेज वो सही करता है गलत क्वेश्चन, चाहे वो कैसे ही बना दे, 3 स्टेटमेंट कर दे, चाहे वो 4 कर दे, 5 कर दे, ठीक है, बेसिक लॉजिक जो है वो कभी भी फेल नहीं होगा। सो ये प्रोसेस है कार्बोनेशन का। Carbonation is a reaction of carbonate and bicarbonate with the minerals and is a common process helping the breaking down of the feldspar and the carbonate minerals. Carbon dioxide form the atmosphere and soil air is the absorbed by the water to form the carbonic acid that act as a weak acid. ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक इस तरीके से जो है उसकी वेदरिंग होती है। ठीक है, वैसे ही एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन में बेसिकली जो रॉक्स के अंदर आयरन होता है, ठीक है, उसकी रस्टिंग होती है, रस्टिंग के कारण जो आपकी रॉक है वो वेदर होती है, उसकी वेदरिंग होती है, वो ब्रेक डाउन होती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दी करेक्ट ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ द सॉइल इरोजन फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है, इरोजन, सॉइल इरोजन के अंदर किस तरीके से जो है वो ऑर्डर चलता है। स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन एंड गली इरोजन। ठीक है, शीट इरोजन, स्प्लैश, गली, रिल, रिल, गली, शीट, स्प्लैश। ठीक है, गली, रिल, शीट, स्प्लैश। ठीक है, ओके 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 ओके। सो सबसे पहले स्प्लैश होगा। ठीक है, क्योंकि स्प्लैश क्यों होगा, क्योंकि पानी पहले मतलब स्प्लैश होगा, मतलब पहले जाके रॉक पे जो है वो छींटे पड़ेंगे, कहीं ना कहीं पानी का जो है वो उसके ऊपर बहाव होगा। उसके बाद शीट बनेगी, शीट इरोजन होगा। पहले स्प्लैश पड़ेगा, फिर शीट बनेगी, फिर रिल्स बनेगी, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे अंदर जो है वो आपकी कैविटी बनेगी। ठीक है, रिल्स। उसके बाद आपकी गली बनेगी, मतलब गली मतलब थोड़ा सा डीप कैविटी बनेगी, उसको गली इरोजन बोलते हैं। दिस इज द प्रोसेस, आई थिंक द स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। ठीक है, यस, स्प्लैश और इरोजन, शीट, रिल एंड गली। ठीक है, तो यहां से मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आता है, आपको वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में याद हो। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी रिल, गली एंड रेवाइन। ठीक है, ये 3 वर्ड है। दिस इज योर रिल, ठीक है, एंड दिस इज योर गली, ठीक है, एंड दिस इज योर रेवाइन। ठीक है, ये याद रखना। रवाइन क्या होता है, आपने चंबल घाटी का नाम सुना होगा। चंबल घाटी के अंदर रवाइन होते हैं। रवाइन मतलब इतने डीप जो है आपकी बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी। सो देयर आर 3 जो सिमिलर वर्ड लगते हैं। रिल होती है बहुत छोटे छोटी कैविटी, बड़ी कैविटी उससे ज्यादा, उसको बोलते हैं आपकी गली इरोजन। उसके बाद जो एकदम रवाइन बन जाता है, जिसमें आप चल भी नहीं सकते, वो होती है चंबल की घाटी। ठीक है, चंबल की घाटी, जहां पे रवाइन, बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्यूचर में आप याद रखना, ये कभी भी यहां से वापस जो है क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यहां से मैं आपको एक टिक सिखाता हूं जो बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। विच ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैवी सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड्स। देखो, हो क्या रहा है, हैवी सैंड माइनिंग हो रही है इन द रिवर बेड्स। सैंड माइनिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब दिस इज अ नेगेटिव थिंग। अगर कोई नेगेटिव चीज हो रही है, उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव हो सकता है क्या? नो, नेगेटिव का तो नेगेटिव ही होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो यहां पे आपको स्टेटमेंट देखने कौन से नेगेटिव है। डिक्रीज इन द सैलिनिटी इन द वाटर, मतलब इन सम सॉर्ट ऑफ सेंस कि अगर पानी में सैलिनिटी कम है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव थिंग। भाई समझ रहे हो, आप पानी में आप डिसैलिनाइजेशन प्रोसेस कर रहे हो, पानी से नमक निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि पानी में ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए। सो डिक्रीज सैलिनिटी इन द वाटर इज समवॉट कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग। सो दिस शुड नॉट बी योर आंसर। Pollution of groundwater, it means if this is your negative thing, your the consequence would also be negative. So pollution of groundwater is something negative. Lowering of the water table, if your water table is lower, ठीक है, it means it is a negative thing. So the negative का consequence negative होगा। So answer is the 2 and 3, first eliminate होगा, first eliminate होगा। Answer is the B। ठीक है, ये है कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता, तभी देखो मैंने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया यहाँ पे आगे, क्योंकि मैं यहां से आपको कह रहा हूं कि ये कॉमन सेंस से करने वाले क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ो और कॉमन सेंस से क्वेश्चन करने के ये ट्रिक जो है वो एनवायरमेंट में काफी ज्यादा लगती है। ठीक है, एनवायरमेंट में भी काफी ज्यादा लगती है। ज्योग्राफी एनवायरमेंट वैसे भी ओवरलैपिंग है, सो यहाँ पे काफी ज्यादा इस टाइप के याद रखना। हर नेगेटिव का कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव होना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिस। which above the considered as an appropriate method of the soil conservation in India। ठीक है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेट करोगे उससे भी सॉइल कंजर्वेशन। सैंड फेंसेस लगा दोगे,
ठीक है, वो भी एक आपका सॉइल कंजर्वेशन होगा। ट्रेसिंग करोगे, उसमें भी आपका सॉइल कंजर्वेशन होगा। विंड ब्रेक्स लगा दोगे, उससे भी मिट्टी जो है वो कंजर्वेशन हो जाएगी। मतलब इरोजन से बचाना है। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या है? इरोजन से बचाना है। तो प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करोगे, ठीक है, सैंड फेंसेस करोगे, टेरेसिंग करोगे, विंड ब्रेक्स करोगे, सब करोगे, इरोजन बचेगा, सॉइल कंजर्व होगी। ऑप्शन 1 2 3 4। कुछ जगह इसका आंसर जो है उसमें सैंड फेंसेस को नहीं माना गया, बट जितना मैंने चेक किया है अच्छे रिसोर्स से, और इवन जो 2010 का पेपर है उसके हिसाब से सैंड फेंस को भी इंक्लूड किया गया 1 2 3 4। फिर भी अगर आपको इसमें कोई आंसर मिल जाए जिसमें सैंड फेंस नहीं हो, तो आप मुझे प्लीज इसका बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जितना इस पे रिसर्च की है मुझे ऑप्शन 1 2 3 4 यहाँ पे आंसर सही लगा, और लग भी रहा है कि हाँ ठीक है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन से जो सीक्वेंस डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, तो सॉइल कंजर्वेशन होगी। सैंड फेंसेस से भी मैकेनिकल बैरियर अगेंस्ट द विंड इरोजन, ठीक है, ट्रैप्स ब्लोइंग सैंड इन एरिड रीजन, तो वो भी सॉइल को कंजर्व करेगा। टेरेसिंग होगी, ठीक है, क्रिएट फ्लैट एंड स्टेप्ड लेवल्स ऑन द स्लोप, स्लो डाउन द वाटर रन ऑफ, रिड्यूसिंग सॉइल वॉश आउट, ठीक है। विंड ब्रेक्स, अगर आप शेल्टर बेल्ट लगाते हो इस तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड, रोज ऑफ ट्री एंड शब टू ब्लॉक विंड्स, रिड्यूस द सरफेस इवोपरेशन, प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द विंड इरोजन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। दीज आर द 4 प्रोसेस ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। अब आप मुझे कॉन्टूर बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे, इज अ मेथड ऑफ अ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आपको मजे आ रहे होंगे, और विद दिस एपिसोड आर द geomorphology part of the geography is completed. Now the episode 6 would be on the your climatology, and it's a very interesting UPSC favorite, ठीक है, so don't miss the climatology part, and that is very important for the UPSC perspective for the geography. Thank you so much for your love and support. Do share and subscribe the channel, because कई लोग का मैसेज आता है कि हमें पता नहीं चलता आपकी वीडियो कब आती है। सब्सक्राइब कर लोगे, वो बेल आइकन वो सब लगा कर दोगे, तो भैया पता चल जाएगा कि कब मेरी वीडियो आ गई है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो मिस नहीं करना चाहते। थैंक यू सो मच, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, तो आप बस मेरा इतना सा जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इनिशिएटिव पहुंचना चाहिए 80-20 सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।